आप सभी को नमस्कार। थोड़ा सा पीछे पीछे कर दूं। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपायुक्त महोदय डॉक्टर मनोज कुमार जी, जिले के एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजारनिया जी, एडीसी साहब साहिल गुप्ता जी, हिसार मंडल मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा जी, साथ में हमारे डीएफएससी साहब निशांत राठी जी व अन्य सभी पत्रकार साथीगण। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा एक प्रेस से मिलन जो कार्यक्रम है हर महीने उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में होता है उनके निर्देश पर, तो जिसकी निरंतरता में आज नव वर्ष की जो जनवरी माह में जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं विभाग की तरफ से आप सभी का यहाँ पर उसमें स्वागत करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद डीपीआरओ साहब, एसपी साहब, एडी साहब, अशोक जी, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आप सबके लिए ये जो साल है ये और ज़्यादा सुखमय रहे। जींद ज़िले के हमारे निवासियों के लिए इस साल में जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डिलीवर हों, जो उनकी समस्याएं हैं उनका समय पर समाधान हो। जो मुख्य बिंदु हैं इस बार, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक विषय चला हुआ है परिवार पहचान पत्र के साथ जो बीपीएल परिवारों का अब एक लिंक हो गया है। हमारे ज़िले में पहले 1,48,000 बीपीएल परिवार थे, जो अब पीपीपी से जब से डाटा लिंक हुआ है तो 56,000 नए परिवार जुड़े हैं और 38,682 अगर मैं एग्जैक्ट नंबर कहूँ तो ऐसे लोगों का, क्योंकि वो क्राइटेरिया के हिसाब से एक्सक्लूजन में आ गए। इसमें क्राइटेरिया एडी साहब अभी आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन हमारे ज़िले में 20,000 परिवार, अगर मैं नेट कहूँ तो 20,000 परिवार और बढ़ गए हैं। अब जो ओपीएच और एसबीपीएल की कैटेगरी थी वो सब सीबीपीएल वो सब स्टेट कैटेगरी में आ गए हैं। तो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ने से ज़िले में काफ़ी लोगों की डिमांड रहती थी, अब सही पात्रों को मिलने लगा है और हमारे ज़िले में 1,48,000 से बढ़कर 1,68,000 टोटल जो बीपीएल परिवार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी परिवार को लगता है कि उनका गलत तरीके से कट गया है तो उसमें एडी साहब वेरीफाई कर रहे हैं। जो परिवार अपना सूचना उपलब्ध करवाएंगे उसकी वेरिफिकेशन होगी, जो पैरामीटर हैं। और अगर किसी का गलत तरीके से कटा है, आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना भी होगा, उन्होंने कहा है कि जनवरी का तो राशन दे दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी का गलत तरीके से कटा है तो एडी साहब उसका जो उनकी सूचना है उसको वेरीफाई करके और उनका राशन कार्ड अगर वो होंगे एलिजिबल तो उनको मिल जाएगा। हम सब का भी ये मानना है कि जो ठीक परिवार है, जिनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है, जिनके परिवार में कोई नौकरी लग गई है, जो क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं आते हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को छोड़ भी देना चाहिए। क्योंकि जो ये कटे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आय निर्धारित आय है उससे ज़्यादा है और वो पीपीपी की वजह से ही अब उनको हम पहचान पाए हैं। तो क्योंकि ये अंत्योदय और गरीबों का हक है, तो ऐसे लोग जो वास्तव में जिनकी आय ज़्यादा है उनका अगर कट जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इसमें संतोष करना चाहिए। जो ज़िले में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे जुलाना और नरवाना के एरिया में पानी भरता रहता है जिसकी वजह से फसल भी ख़राब हो जाती है, किसान भी काफ़ी वो रहते हैं। तो पिछली बार हमने लगभग 25 करोड़ के कामों से पंप हाउस अपडेट किए थे। कुछ गांव में पाइपलाइन के काम थे, कुछ पूरे भी हो गए, कुछ पिछली बार रह गए थे वो अधूरे हैं, वो इस बार हम स्कीम में कंप्लीट करवाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग इस वर्ष हम 50 करोड़ की सरकार से और डिमांड कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होनी है, तो जुलाना और नरवाना के जिन गाँव में हमारे यहाँ फ्लड की वजह से फसल ख़राब होती है उसमें चाहे पाइपलाइन का काम है, चाहे पंप हाउसों के रिपेयर का काम है या नए पंप हाउस बनने हैं, मशीनरी खरीदी जानी है, तो लगभग 50 करोड़ के काम हम प्रस्तावित कर रहे हैं। कल एसीएस साहब की भी इस बारे में वीसी है।
जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, मेडिकल कॉलेज फुल स्विंग पर है। अभी मैंने उसका रिव्यू किया है। अगस्त माह में अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम ओपीडी की जो बिल्डिंग है उसको कंप्लीट करके और ओपीडी स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो बिल्डिंग है उनका काम भी पूरे ज़ोरों से चल रहा है और उम्मीद है कि अगले वर्ष से इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारा वेस्टर्न रिंग रोड है उसका सर्वे चल रहा है, उसकी भी अभी डीपीआर सबमिट होने में है। तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ष ये काम भी जींद को एक सौगात मिलेगी कि जो रोहतक रोड से और अपना झांझ कला के पास नरवाना रोड पर जो शहर का वेस्टर्न बाईपास है वो बन जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में हमारी जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। ज़मीन की अवेलेबिलिटी में कोई इश्यूज हैं वो अभी एफसीआर साहब ने एसीएस को उसमें नॉमिनेट कर दिया है कि वो आगे इसमें लेकर और एसीएस पब्लिक हेल्थ इसको आगे कंप्लीट करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एचएसएमबी की लगभग 12 सड़कों की उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन सड़कों के अभी टेंडर का काम अभी हमारा इन प्रोग्रेस आ गया है। ज़िले में 75 अमृत सरोवर हैं जिनमें 83 करोड़ के लागत से जो भी पॉन्ड्स हैं उनकी चाहे मिट्टी निकालने का कार्य हो, चाहे उनकी बम बनाने का कार्य हो, चाहे पगडंडी बनाने का कार्य हो और वहाँ पे और काम हो, वो सारे भी अमृत सरोवर के तहत किए जा रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेयजल व्यवस्था है। पिछले शनिवार को मैंने भी जुलाना क्षेत्र में लगभग 8-10 जो हमारे पब्लिक हेल्थ के जितने भी जलघर हैं उनका निरीक्षण किया था। उन सब की सफाई करवाई जा रही है। जहाँ जहाँ भी पानी की जो क्वालिटी है उसमें इशू है, चाहे वो टीडीएस का इशू है, चाहे फ्लोराइड का इशू है, उसके लिए हम नहरी आधारित जो पेयजल परियोजना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक ज़िले में लगभग 138 करोड़ के कार्य हो चुके हैं, जिनमें अलग अलग गांव में चाहे पाइपलाइन बदली जानी हो, चाहे जल घर पे बूस्टिंग स्टेशन बनाना हो या कहीं पे टैंक बनना हो। इस वर्ष 61 करोड़ का जो टोटल बजट का प्रोविज़न था उसमें से लगभग 43 करोड़ के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कामों के लिए अभी पाइपलाइन अवेलेबल हो गई है, जो भी क्लास की पाइपलाइन थी वो सब दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ अभी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जल, जो आप सबके बीच भी मेरे को बताना है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें जितना रिक्वायर्ड पानी है उतना अवेलेबल है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। जिन जो घर शुरू में पड़ते हैं उनके अंदर तो पूरे टाइम नल चलता रहता है, और जो हमारे ऐसे बस्तियां हैं जो ऊंचाई पे हैं, पर्टिकुलरली जो डिसएडवांटेज सेक्शन की बस्तियां हैं, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक्सरसाइज करके मैंने पिछली बार एससी साहब भी मेरे साथ थे, एक्शन साहब भी मेरे साथ थे, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो 55 LPCD है, 55 लीटर पानी पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति रोजाना। पब्लिक हेल्थ विभाग ये दावा करता है कि उनके पास टैंक के अंदर इतना पानी है, इतना पानी वो गांव में दे रहे हैं, लेकिन वो पानी हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसमें हम एक अभी मैंने एक्सरसाइज के लिए बता दिया है। मेनली जो इसमें काम होना है वो जो गांव में डिस्ट्रीब्यूशन वॉल है वो इस तरीके से खोले जाएंगे कि सब जगह पे पानी पहुंचे। और अभी हम ये भी करने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने टोटी नहीं लगा रखी है उन पे हम एक जुर्माने की व्यवस्था करेंगे। पंचायतों को इसके लिए अधिकृत करेंगे कि जो लोग टोटी नहीं लगा रहे हैं उनके जुर्माना वसूल करें, क्योंकि अगर शुरू के घर जो शुरू में पानी पहुंचता है उनके पास अगर टोटी लग जाती है तो मैं समझता हूँ पीछे जो भी घर हैं, जो बेचारी महिलाएं जिनको सर के ऊपर पानी लाना पड़ता है, उनको इससे मुक्ति मिलेगी। और ये मेरा लक्ष्य है कि मार्च के अंदर हम एक जल पंचायत आयोजित करेंगे, पेयजल पंचायत, जिसमें जो भी ऐसे घर होंगे जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उससे पहले मैंने विभाग को कहा है कि वो अपना काम करेंगे और हर घर तक जल सुनिश्चित करके मुझे रिपोर्ट देंगे। अभी तक उनकी रिपोर्ट ये है कि जी हमारे जो जल घर है वहाँ पे इतना पानी अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा अगले 2 महीने में चाहे आपने पाइपलाइन डालनी है, चाहे वाल्व ठीक करने हैं, चाहे आपने बूस्टिंग स्टेशन बनाना है, जो भी बनाना है, मार्च के अंदर हम पेयजल पंचायत आयोजित करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। और ऐसे जो भी लोग होंगे जिनके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा उन सब से मैं रूबरू होऊंगा और बाकी प्रशासन भी रूबरू होगा, जिसमें हम फिर देखेंगे कि उन घरों तक क्यों नहीं पानी पहुंच पा रहा और आगे उनको बेहतरी के लिए क्या व्यवस्था करनी है। इसके अतिरिक्त जो सीवरेज का काम है, क्योंकि शहर में बार बार जब से मैंने ज्वाइन किया था सीवरेज की एक व्यवस्था का ये रहता था कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं,
तो पीछे जो सफाई करवाई गई, और इसके अतिरिक्त अब HSVP की जो लाइन है वो नई वाली लाइन में कनेक्ट हो गई है। उनके जो पीछे कनेक्शन है वो कनेक्शन करवाएंगे। वो भी अभी मैं समझता हूँ कि ज़िले में एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है उस पर काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमने पब्लिक हेल्थ की एक सफाई का अलग से भी प्रोविज़न का सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिससे कि जो लाइनें बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुई हैं, जिनमें सीवरेज जम गया है, वो भी क्लियर हो जाए। जो हमारा चिरायु योजना कार्ड है आयुष्मान, उसमें ज़िले में लगभग 4.25 लाख के आसपास लोगों के हमने अभी तक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रिंट आउट करके दे दिए हैं। कुछ जगह पर छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है, आयुष्मान विभाग ज़िले का है वो उनको कंप्लीट कर रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जींद ज़िले में इस स्कीम के तहत लगभग 27 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के लोगों के इलाज हो चुके हैं, जो सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों को रिम्बर्स किए गए हैं। एक जो हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी की CM रिलीफ फंड की है, जो कोई भी निर्धारित बीमारियां हैं, उसमें कैंसर है और हैं, तो हमारे ज़िले के ऐसे 131 केस हमने अप्रूव कर दिए हैं और 13 लाख से ज़्यादा की राशि लोगों के खाते में जा चुकी है। जो भी अप्लाई करते हैं हम उनका त्वरित गति से 1 सप्ताह के अंदर ही केस जिन का भी एलिजिबल होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज देते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मात्र 5 या 6 दिन में ही उनको राशि अलॉट हो गई है, जो पीछे जिसके लिए बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। स्पोर्ट्स के अंदर आप सब ने देखा है कि ज़िले के जो हमारे खिलाड़ी हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार हमारे यहाँ से अंशु मलिक जी को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा खिलाड़ियों को भीम अवार्ड भी मिला है। जो स्टेडियम्स हैं उनके अंदर हमने रिपेयर के काम हो वो सारे टेकअप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे राजीव गांधी खेल स्टेडियम है ग्रामीण क्षेत्र में, मनरेगा के थ्रू उन सब में मेंटेनेंस करवाई गई है, उन सब में कोच का प्रोविज़न करवाया गया है और उनके जो भी खेलने के सामान हैं वो सब उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त क्योंकि अब पंचायतें भी आ गई हैं, तो पंचायतों को हमने ये अधिकृत किया है कि जो भी उनके यहाँ काम है वो सब पंचायतें करवाएं। इस तरीके से करवाएं कि जो हमारा युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वो सब जुड़ें। मनरेगा के अंदर फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ सब अच्छी साफ सफाई व्यवस्था हो पाए, इसके प्रबंध किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में अभी क्योंकि फसलों के अंदर फर्टिलाइज़र्स की भी एक पीछे बात आती रही थी, DD एग्रीकल्चर द्वारा मुझे बताया गया है कि फ़िलहाल हमारे पास सफिशिएंट फर्टिलाइज़र है, सब जगह पे किसानों को अवेलेबल हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारा अभी आप सबको पता है एक ठंड का सीज़न चला हुआ है, सब जगह ही उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके लोगों के लिए हमने जो बेसहारा बेघर घर हैं, जींद में भी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। नरवाना सफ़ीदो जहाँ भी हमारी MC है उन सब में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो लोग इस टाइप से रहते हैं कि ट्रैवल करते हैं या उनका कोई और भी वो है, तो रेलवे बस स्टैंड इन सब को भी बताया गया है कि लोगों के लिए समुचित जो प्रावधान है वो करें। मेरी तरफ से ये है। AD साहब एक बार आपको जो PPP के बारे में जो भी इश्यूज है BPL के वो बता देंगे। और जो पुलिस व्यवस्था, क्योंकि हमारा अभी SP साहब ने पिछले 2-3 महीनों में कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट केस थे, ऐसे केस थे जिन्होंने पूरे ज़िले को झकझोर दिया था, उन सब में भी जो भी अपराधी हैं उन सब की सज़ा सुनिश्चित करवाई है। कुछ बहुत अच्छे केस भी हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में SP साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जी धन्यवाद सर। PPP में जैसा कि सर आपने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे यहाँ 56,060 नए कार्ड बने हैं और 38,182 डिलीट हुए हैं। इसमें से सर हमारे ऑफिस में अभी तक तकरीबन 4,125 लोग आए हैं। उनमें से जो अलग अलग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगे हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस किस बेसिस पे काटे गए हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000 रुपये से ज़्यादा है वो एक बेसिस है। किसी की अर्बन प्रॉपर्टी अगर 100 वर्ग यार्ड से ज़्यादा है वो एक है, और रूरल में अगर 200 है तो। किसी ने अगर ITR में 1,80,000 से ज़्यादा अपनी इनकम भरी है तो वो एक बेसिस है। अगर किसी की अपनी एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है तो वो एक क्राइटेरिया है। इन सभी क्राइटेरियो में अलग अलग जो लोग आए हमारे पास, 70 ऐसे लोग थे जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000 रुपये से ज़्यादा मिला है। एग्रीकल्चर इनकम 800 लोगों की ज़्यादा मिली है। ITR 775 लोगों ने भरा है, जिसकी वजह से वो एक्सक्लूड हो पाए हैं। अर्बन प्रॉपर्टी में 600 ऐसे लोग हैं जिनका घर जो है उसका एरिया 100 वर्ग या रूरल में 200 वर्ग से ज़्यादा है। कुछ ऐसे केस हमें मिले हैं जहाँ पे हमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी नहीं दिख पाया है साइट पे। उन सभी की एक लिस्ट बना के हमने हेडक्वार्टर भेजी है और हमें ये
इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि किस बेसिस पे इनका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की भी कोई ग्रीवेंस है, किसी की कोई दिक्कत है कि भाई हमारी इनकम अगर ठीक वेरीफाई नहीं हुई है और उस बेसिस पे हमें एक्सक्लूड किया गया है, तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं grievance.edisha.gov.in पे। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, grievance.edisha.gov.in। यहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और आप डाल सकते हैं कि जी मेरी इनकम जो है वो सही वेरीफाई नहीं हुई है और कृपया इसे दोबारा वेरीफाई कराया जाए। जैसे ही वो ये प्रणाली का यूज़ करेगा, उसके बाद जो इनकम है वो हमारी सेक्टर कमेटी है वहाँ पे फॉरवर्ड होगी। सेक्टर कमेटी में हमारे जैसे ही सेक्टर कमेटी उसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वो जैसे भी जो भी अगर हटना है तो हट जाएगा, और अगर वो उसमें आ रहे हैं तो उस तरह से फाइनल हो पाएगा। तो अभी तक हमारे यहाँ तकरीबन 4000 लोगों का फुटफॉल रहा है पिछले 10 दिन में, और यही मेरी सब आप लोगों के थ्रू यही गुजारिश है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम प्रॉपरली टैकल कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम जितने भी हमारे सरल केंद्र हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या ईओ एमसी ऑफिस है, वहाँ पे भी हम ऑपरेटर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि जो सारा जो फुटफॉल है वो किसी एक जगह ना आए, और जो कहीं उचाना का, नरवाना, किसी और सब डिवीजन का व्यक्ति है वो लोकलाइज तरीके से ही अपनी समस्या का समाधान करा। धन्यवाद। टोटल कितनी समस्याएं आ रही हैं आपको? काफ़ी कतारें लग रही हैं। अभी तक हमारे पास जैसे मैंने बताया कुल 4000 लोग आए हैं जिनकी ये थी कि उनका राशन कार्ड कट गया है। उन सबको हमने उनका जिस वजह से कटा है वो वजह हमने एक एक आदमी को बताई है कि इस वजह से कटा है। साहब इसमें टाइम लिमिट भी है, कितने दिन में अप्लाई करने के बाद समाधान हो जाएगा? टाइम लिमिट हमारा ये प्रयास है कि हम 15 दिन में उसका अप्लाई करवा के उसको ठीक तरीके से सेक्टर कमेटी के माध्यम से उसकी वेरिफिकेशन करा के उसको ठीक करा। मोस्टली यही शिकायत आ रही है कि शूट आउट नहीं हो रही है, बस कंप्लीट दे रहे हैं फिर भी काफ़ी। देखिए जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, अगर कोई उसमें आ गया, अगर किसी का बिजली का बिल 9000 से ज़्यादा है तो वो तो कट ही गया, उस पर बड़ी साफ तौर से ये होना चाहिए कि भाई वो कट गया। अगर किसी की इनकम में कोई उसको वो कर रहा है, अपनी चैलेंज कर रहा है, तो वो इनकम के चैलेंज वाले केस हम सेक्टर कमेटी को भेज के दोबारा वेरीफाई करा। ठीक है सर जी। लॉ एंड ऑर्डर का मेनली अपना इशू पीसफुल रहा है अब तक। कोई ऐसा बड़ी वारदात या बड़ी घटना बाय गॉड्स ग्रेस हुई नहीं है। तो उस फ्रंट पे भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में एक चिन्हित अपराध स्कीम चालू की गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें महिला विरुद्ध अपराध, हत्या या लूटपाट के ऐसे केसेस जिसकी पैरवी समयबद्ध तरीके से की जाए, जिसमें पुलिस, जेल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस मिलके उन केसेस की पैरवी करी जाए। 5 केसेस में अभी रिसेंटली सज़ा हुई है, जिसमें आपने मीडिया में भी उनका प्रेस नोट दिया गया था, जिनमें से एक केस पोस्को एक्ट का था, महिला थाने का, उसके अंदर 20 साल की सज़ा भी हुई है। एक केस किडनैपिंग का और SC/ST एक्ट का था, जिसके अंदर करीब 1.5 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा हुई है 376D में। उसके बाद में एक केस हमारे पास में रिसेंटली जो सज़ा हुई है दिसंबर में ही, उसमें महिला थाने का ही फिर से केस है, जिसके अंदर कोर्ट ने करीब 7 साल की सज़ा सुनाई है। फिर उसके बाद में जो एक SC/ST एक्ट और पोस्को का केस था, जिसके अंदर सिटी जीन थाने का 442 नंबर FIR 2039 की थी, जो सज़ा हुई है, उसके अंदर भी 20 साल से ऊपर का पनिशमेंट कोर्ट ने अवार्ड किया हुआ है। ऐसे 5 केस अभी चिन्हित अपराध स्कीम के तहत है वो डिसाइड हुए हैं, जिन्हें मीडिया में भी समय समय पर प्रेस नोट दिए गए हैं। जो IOs जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छी पैरवी की है, उन सब का रिवार्ड भी किया गया है। और जो केसेस हमारे करीब इसमें अच्छी सक्सेस रेट रही है, जहाँ जहाँ 1-2 केस पे फेल्योर हुआ है उसका भी एनालिसिस किया गया है, और उन जो IO या अटॉर्नी ऑफिस से जहाँ भी उसमें सुधार की आवश्यकता है उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। SP साहब, बड़ी अच्छी बात है कि जो बिग क्राइम था उस पर काफ़ी पुलिस ने काबू कर पाई है बस इसमें। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पे कहीं ना कहीं पुलिस का फोकस दिखाई नहीं दे रहा, जबकि जो चालान काट रहे हैं उस पर तो जगह जगह पुलिस मिल जाती है, ट्रैफिक पूरा जाम मिलता है शहर, उस पर कोई इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था हमारी शहर की है उसके लिए हम मेनली रिलाई कर रहे हैं जो हमारा नाका सिस्टम है, और डे टाइम पे जो ड्यूटीज़ का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर। अगर ऐसा स्पेसिफिक कहीं चौक पे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और उसमें हम इमीडिएटली रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मोटी समस्या क्या है, जैसे शहर में SD स्कूल से और आप स्पीडो गेट तक जाओगे तो बहुत बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, आउटलेट्स हैं, और उनकी पार्किंग नहीं है पूरी, ना SBI की पार्किंग है ना उनकी। तो वो क्या करते हैं, गाड़ियाँ सारी सड़क पे खड़ी होती हैं।
वो पूरा मतलब कंप्लीट जैम हो गया। नहीं, ये थोड़ी समस्या तो है ही। ये देखिए स्ट्रक्चर की वजह से या अनऑथराइज कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है दुकानदारों के द्वारा या बैंक के द्वारा परमिशन नहीं है, वो समस्या तो खड़ा करता ही है सबके लिए। वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, शायद उसका भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जो उसका कस्टमर बेस है वो भी बचने की कोशिश करता है भीड़ भाड़ वाली जगह से आज के टाइम पे। तो जो अवैध जो मार्केट है या उसमें जो कुछ कब्जा हो रहा है उसमें मेवडी साहब दिवाली पे भी गए थे, दुकानदारों को समझाया भी था, हमने मीटिंग भी करी थी और एक और अभियान हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं जल्दी ही, जिसमें कि जहाँ कब्जा कर रखा है और जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट बंद रखे हैं जो कब्जा अवैध कब्जे की वजह से हैं तो उनको दोबारा तोड़वाया जाएगा। सर गाँव में नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा है। इसमें गांव का जो नशा है उसके अंदर हमारी 2 तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और लगातार उस पर काम चालू है। एक तो जो नशा बेचने वाले हैं उनको पकड़ने के लिए जो हमारा SHO CIA टीम, क्राइम टीम, वो उस पर लगातार काम कर रही है। दूसरा, पिछले साल से एक टीम और बनाई हुई है जो गांव-गांव में जा रही है और नशे की जागरूकता से रिलेटेड प्रोग्राम करा रही है और जो नशा की आदत में पड़ गए हैं उनका नशा छुड़वाने के लिए उनको डॉक्टर तक लेके आया जा रहा है और वो टाइम पे ट्रीटमेंट लेते रहें वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो हमारी जो नरवाना बेल्ट के सारे करीब गांव हैं उनमें वो काम हो चुका है। जैसे कल ही डुमरखा कला के अंदर प्रोग्राम हुआ था, फिर उसके बाद में दिसंबर में जो प्रोग्राम हुआ था 29-30 को डुमरखा खुर्द में हुआ था, उसमें मैं स्वयं मौजूद था, चमेला कॉलोनी में था। पहले जब IG साहब आए थे तो हमने इसमें पीपल था उस साइड में बढ़िया प्रोग्राम, रसीदा गांव में बढ़िया प्रोग्राम किया था। अगला प्रोग्राम हमारा धनौरी में है। तो जो बड़े गाँव छाटे गए हैं उन सब के अंदर हमारी जागरूकता की टीम भी जा रही है और वो कोई नशा छोड़ना चाहता है उसको हम डॉक्टर्स तक ला रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम भी उसमें शामिल है। तो हम दोनों स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। सर अलवर वाले मामले में कोई अपडेट? अलवर वाला मामला, कल एक हमारी पुलिस टीम गई थी जो जनरली साइबर क्रिमिनल्स उस एरिया में हैं, तो वहाँ पुलिस टीम गई है। तो जो अक्यूज को पकड़ने गई तो उसके कोई रिश्तेदार जानकार ने पुलिस की टीम पे पथराव कर दिया, तो हमने वहाँ पे केस दर्ज कराया है और उनको टीम को भेजने के लिए वहाँ के लोकल SP साहब से ही बात हुई है, तो अक्यूज को भी पकड़ के लाया जाएगा। अभी आपने जिन जुलाना का दौरा किया था, जुलाना में मेजर समस्याएं 2 तरह की हैं। पेयजल समस्या है। एक बार पहले मैं इन दोनों जो इश्यूज हैं इन पे जो ट्रैफिक के अंदर है, अब सुबह भी आप सबको पता है कि हम रोड सेफ्टी मीटिंग को मैं और SP साहब डिलीजेंटली बिल्कुल हर महीने करते हैं, विभागों के साथ हम उसको फॉलो अप करते हैं। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार 36 डेथ कम हुई है रोड सेफ्टी के अंदर। अगर हम वैसे देखें तो 14% है, लेकिन अगर 36 जानों की तरफ देखें तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि हम 10% जो हमारी रोड डेथ्स हैं उनको कम करेंगे, तो हमारे ज़िले ने उसको अचीव किया है। SP साहब ने, सेक्रेटरी RTA ने और बाकी सब विभागों ने भी, जो इंजीनियरिंग विभाग है उन सब ने भी मेहनत की है कि रोड पे जहाँ जहाँ भी इश्यूज़ है उन सब को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। जो SP साहब ने बताया कि आप सब ने कहा कि जी कई जगह भीड़ भाड़ रहती है, पीछे हमने दिवाली पे भी कहा था। EO MC को मैंने बता दिया है कि वो अभी जो पीली पट्टी का अभियान था हम उसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं। कुछ लोगों को उसमें आपत्ति ज़रूर हो सकती है, बट जनमानस के लिए आप सबको पता है कि हम कभी भी इस चीज़ से नहीं हिचकेंगे कि जो सड़क है उस पर अधिकार है सड़क पे चलने वालों का, जो फुटपाथ है उस पर अधिकार है पैदल चलने वालों का, जो दुकान है उस पर अधिकार है दुकानदार का। तो वो एक दूसरे के एरिया पे एनक्रोच ना करे, क्योंकि अगर आप फुटपाथ पे एनक्रोच करोगे तो पैदल चलने वाला बेचारा सड़क पे आएगा और जो सड़क पे चल रहा है वो फिर उसको बचाने के लिए दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड वाला फिर अपनी जगह पे आएगा, तो उस वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। हम वापस से उस चीज़ को एनफोर्स कराएंगे, क्योंकि पहले हमने लोगों को फैसिलिटेट किया है। अभी आज सुबह ही मीटिंग हुई है जिसमें मैंने साफ तौर से कहा है कि जो हमारा रोहतक रोड है, JD7 है, सफ़ेदो रोड है, इन सब की पैमाइश करवाई जाए और जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हटवाया जाए। हम सब भी इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जो सड़क है सड़क पर चलने वालों को अधिकार मिले, जो फुटपाथ है उस पर फुटपाथ वालों को अधिकार मिले। सर आपसे ही इसी मैटर से रिलेटेड है, कभी बसें बाहर से तो चलो रूटीन में चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर अंदर से चलने लगी। पिछले 2 महीने के दौरान कितनी जानें लाल हो चुकी हैं। एक युवती पीछे शिकार हुई है, पीछे किसी की दोनों टांगें कट चुकी हैं, फिर बसें अंदर चला रहे हैं। क्या अब डिसीजन नहीं है शासन पर? देखिए, हम ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई डिसीजन ले लेते हैं, ये एक फाइन बैलेंस बनाने वाली बात है। जब से बस स्टैंड बाहर शिफ्ट हुआ है तो दोनों तरफ से इश्यूज आते रहते हैं।
विद्यार्थियों की, किसानों की ये मांग रहती है कि जी उन्हें आवागमन की वजह से बाहर जाने से, क्योंकि जो आदमी कई बार ये दिक्कत आती है कि वो किसी 2 गांव दूर से ही आ रहा है तो 20 रुपये वहाँ से लगते हैं, उसके 20 और भी लग जाते हैं। तो वी आर स्पेसिफिक, मतलब हम एक उस तरीके से अभी फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने बताया ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, आज सुबह ही मैंने सेक्रेटरी जो आरटी है उनको बताया है कि एक तो सभी बसों के जो भी यहाँ से अंदर से गुजर रही है, प्राइवेट है सरकारी है, उनके सभी ड्राइविंग लाइसेंस को एक बार चेक किया जाए और उनकी आँखों की भी जाँच करवाई जाए। इसके अतिरिक्त आगे अब जब भी कोई दुर्घटना, अगर इस भगवान करे कि ना हो, लेकिन होगी तो हम जिम्मेवारी फिक्स करेंगे, उसमें किसकी जिम्मेवारी है। लेकिन क्योंकि हम एक अडेप्टिव डेमोक्रेसी हैं, जैसे जैसे लोगों की समस्याएं सामने आती जाती हैं उसी हिसाब से कदम लिए जाते रहते हैं। किसी भी चीज़ का एक डेफिनेट ये नहीं होता कि आप एक बार ये कर दो कि सारा उसी तरीके से बाहर हो जाएगा या सब अंदर हो जाएगा। एक उस तरीके से हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और आगे भी ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरीके से आगे सिचुएशन इवॉल्व होगी उसी हिसाब से हम। सर इशू ये रहता है, जब ये प्राइवेट बस खास करके जब सिटी से गुजरती हैं तो वो चलती नहीं सड़क पे, बिल्कुल रेंगती हैं। सवारी जहाँ मिलेगी बीच सड़क के ब्रेक लगा देंगे। ये जब आज वापस आते तो वो पूरी स्पीड से आती है। सुबह ये मेरे ध्यान में भी लाया गया है, तो एसपी साहब ने भी और सेक्रेटरी आरटीए को भी, इन दोनों चीज़ों में अब हम इस चीज़ पे सुनिश्चित करेंगे कि जो वो अपना टाइम पीरियड है और जो स्टैंड है उनके, उसको फॉलो करें। जो बसें नहीं फॉलो करेंगी उनके हम चालान भी करेंगे और जिनके रिपीटेड वायलेशंस होंगे उनको हम ये भी कह देंगे कि वो शहर के बाहर से ही चले। प्रेशर हॉर्न भी है सर, जबकि ना सीट बेल्ट लगाते सर वो। एसपी साहब इसमें एक बार उनके ऊपर उनके चालान बढ़ा देते हैं। स्पीड लिमिट तय क्यों नहीं हो पा रही शहर के अंदर से? अगर वो स्पीड लिमिट रखे वो एक दूसरे को क्रॉस करने में, देखिए रूल वही लागू करवाने का फ़ायदा है जिसको एनफोर्स कर पाए। हम कल को शहर में कह दें जी स्पीड लिमिट लागू हो गई, फिर उसके बाद हम उसके लिए इंटरसेप्टर खड़ा करें और उस तरीके से, क्योंकि शहर में ऐसा तो है नहीं कि कोई 100 की स्पीड से चलता है, तो रूल वो ही हम, क्योंकि स्पीड के और ये सब रूल तो हम हाईवे पे ही एनफोर्स करवा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ऑर्डर हम जारी कर दे जिसको हम ही एनफोर्स नहीं करवा पाएँ या जो सिर्फ वायलेशन ही हो के हमारा ही मजाक बन जाए, तो ऐसे रूल को लाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। पेयजल को लेके कहा है, जैसे धर्मवीर अभी बता रहे थे मेरे गांव में एक ऐसा सिस्टम है, अगर उसको टैप लगाना ही नहीं है उसमें। टैप लगाना मतलब वो फट जाएगी पाइप। मतलब इस तरह के कई गांव में बगैर अभी तक पाइपलाइन नहीं है, पर उनको बिल दे दिए पानी के। ये बड़ा इशू है, मतलब बहुत सारे देखिए जहाँ भी अभी ये पीछे मेरे पास भी बहुत सारे लोग मिले थे कि उनको अभी तक पानी सप्लाई नहीं हुई है लेकिन उनको बिल आ गया है। और मैंने एससी साहब को स्पेसिफिकली कहा है कि जहाँ भी आपने ये सुनिश्चित नहीं किया है कि भाई उन लोगों को पानी या सीवरेज जिसकी भी समस्या है वो उनको सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो ऐसे सभी लोगों के बिल वो दुरुस्त करेंगे और एक दिन वो अपना कैंप लगाकर ऐसे सभी लोगों की जो भी शिकायतें उस पर अपने जेई से रिपोर्ट लेकर और वो ठीक करवाएंगे। जो मेन दिक्कत थी वो ये है कि पेयजल विभाग अपनी टैंक के ऊपर जब ये मानता है 55 लीटर पानी आ गया तो वो ये मानते हैं कि सबको पानी अवेलेबल हो गया। तो पिछली बार मैंने जब अपना शनिवार का पूरा दिन लगाया वो यही समझने के लिए लगाया और पब्लिक हेल्थ को भी ये बात कही गई है कि इस बात से आपका पानी उपलब्ध नहीं हो जाता कि आपके टैंक पे 55 लीटर चला गया। आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के घर तक आपका 55 लीटर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ भी ये होगा कि उस व्यक्ति के घर तक नहीं जा रहा होगा उन सब को हम ठीक करेंगे। जो इसमें सर जेजेएम में जो है ना, ये नहीं है, मतलब सिर्फ इन्होंने एक रिकॉर्ड पूरा करने के लिए कि हमने 100% कनेक्शन कर दिए, उसके लिए हुआ जो मलिक साहब ने इशू उठाया। तो आपने बताया ना कि मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने यही समझा है कि हर घर तक पानी पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, उसके इश्यूज भी निकल के आए। कहीं पे तो ऐसे हमारा पानी की अवेलेबिलिटी में इशू है जहाँ नई पाइपलाइन बिछा के चाहे नहर से पानी लाना है या जो पुरानी पाइपलाइन है उसको ऑगमेंट करना है, नया टैंक बनना है, एक वो इशू है। दूसरा है जो गांव में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। उतना पानी तो है कि हर घर को मिल पाए, लेकिन जो शुरू वाले हैं वो 500 लीटर पानी ले रहे हैं, जो लास्ट वाला है उसको 55 भी नहीं मिल पा रहा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें ठीक करना पड़ेगा। जो शुरू वाले घर हैं वो टोंटियाँ लगाएं, वो भी उतना पानी यूज करें जितना पीछे वालों तक पहुँचे। तो इस दिशा में अब मैंने एससी साहब को कहा है वो अपने एक्सचेंज के साथ मिलके और इसको हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है जो इसको इंश्योर करवाएंगे। इस पे क्या करेंगे? जैसे आपने जल जीवन मिशन पे ही है कि पानी की कमी है और ये आगे और भी होगी, लेकिन लगातार दोहन कर रहे हैं, डार्क जोन में धीरे धीरे जाने लग रहे हैं। जितने सिटीज हैं, अब जिन सिटी की आप बात करते हैं 100+ सर्विस स्टेशन है,
जहाँ पे इतना पानी मतलब वेस्ट किया जा रहा है और बहुत मीठा पानी वेस्ट किया जा रहा है। देखिए आपको बता दूं, हमारी हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी है, उसमें हमने पीछे भी चालान किए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के भी चालान हुए, सर्विस स्टेशन के भी हुए हैं। जो पानी का हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई यूटिलाइजेशन ना करे, लेकिन जो चीज़ हमने रोकनी है वो दुरुपयोग रोकना है। अब सर्विस स्टेशन भी है तो वो इस तरीके से व्यवस्था करे कि जो पानी उनका आया है उसको रिसाइकल रिचार्ज का system रीयूज करे, रीयूज हो सकता क्योंकि तो उस दिशा में हम उन सबको भी ऑन बोर्ड करके, जो हमारी वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पहले हमारे जींद के ज़्यादातर जो भी गांव है वो नलकूप बेस्ड जो हमारी वाटर सप्लाई थी, अब क्योंकि धीरे धीरे जो नलकूप बेस है उनमें पानी की क्वालिटी डिटोरिएट होती जा रही है, क्वालिटी वैसी नहीं है, तो सब जगह से बार बार डिमांड आ रही है कि हम नहरी पेयजल आधारित जो योजना है उसके ऊपर काम करें। अब जींद शहर के लिए भी हम भाखड़ा के पानी की जो हमारी नहरी पेयजल आधारित योजना है उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी को गुणवत्ता का पीने का पानी उपलब्ध करवाना ये सरकार की जिम्मेवारी है, और उसी कदम में आगे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे जो है सुधार करते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन भी आएंगे। हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशंस में थोड़ा पैसा हमारा ज़्यादा लगे, लेकिन क्योंकि पानी एक सबसे मूलभूत आवश्यकता है तो उसके लिए सरकार हमेशा रेस्पॉन्सिव रही है और अडेप्टिव मेजर्स लिए जाते रहे। साहब जुलाना में पेयजल के साथ सीवरेज का भी पानी आ रहा है, आपके संविधान में भी मामला है, कई कॉलोनियों में जो पाइपलाइनें बदलने की आवश्यकता है। वो पिछली बार मैंने विजिट किया था तो बताया गया था कि अनाज मंडी का एरिया है और कुछ लक्ष्मण कॉलोनी, 3-4 कॉलोनी है, उनमें से जहाँ जहाँ ये है कि वो सीवरेज के मैन होल के अंदर से क्रॉसिंग कर रही है, और जो पुरानी पाइपलाइन है, क्योंकि एक उन्होंने एस्टिमेट बनाया है बट उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो अभी ज़रूरत बेसिस पे 4-5 कॉलोनीज हैं जहाँ पे उनका मैंने कहा है कि उनकी पाइपलाइन रिप्लेस कर दी जाए। दूसरा इशू जो है सीवरेज के पानी का जो अंत में डिस्पोजल होना है, वो अभी एक पाइपलाइन वहाँ बिछा के ले जाई गई है, लेकिन रेलवे की वजह से कुछ उसमें व्यवधान है, तो वो रेलवे से टेकअप करके और उसका जो एसटीपी का पानी है, ट्रीटेड पानी, उसका भी हम समाधान उसका करेंगे। एक समाधान ये भी हो सकता है जैसे कि हंसी रोड पे जितना पानी खड़ा है क्या ट्रीटमेंट के बाद आता है, 16 महीने तक पाइपलाइन लगा तो उसमें डाला जाए तभी समाधान होगा। देखिए जी, आपके हिसाब से माइनर के अंदर जो पानी है, माइनर की आगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज भी रहती है, उनके नहर के अपने क्राइटेरिया है। एक ड्रेन के अंदर हम एक निर्धारित बीओडी और निर्धारित उसका पानी डाल सकते हैं, बट नहर के अंदर जहाँ आगे वाटर सप्लाई भी है तो उसके अंदर हमें और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे वाले लोगों का पीने के पानी की व्यवस्था जुड़ी हुई है। दूसरा सर, स्ट्रीट लाइट है लेकिन जग नहीं रही। स्ट्रीट लाइट का इशू है, रिपेयर के लिए जहाँ जहाँ भी प्रोविज़न है वो करवाए जा रहे हैं। न्यू की जो परचेज है उसके लिए सरकार से टेकअप किया हुआ है, जैसे ही सरकार से परमिशन आ जाएगी वो करवा दें। सर जींद में है ना जाम की स्थिति रहती है और पार्किंग के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है, जबकि गुरुद्वारे के पास करोड़ों रुपए की वेस्ट की जमीन पड़ी है। देखिए, आपने जो बात कही है वो ये है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा जितना प्लॉट है उसमें तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ और मैं दूसरे की ज़मीन में मेरी पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। अब अगर आप यही बात गुरुद्वारा वालों से कहोगे तो वो कहेंगे जी सब लोग अपना अपना व्यवस्था करें, हमारी ज़मीन क्यों इस चीज़ के लिए वो की जा रही है। लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर जो जो हमारे ओपन स्पेसिस हैं, चाहे उसमें एक सैनी शायद उसके सामने स्पेस है, पुराना रामलीला ग्राउंड है, उसका रैंप ठीक करना हो। एक शहर के अंदर भी 5-6 पुलिस स्टेशन के साइड में 5-6 व्हीकल्स की भी पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे कि 400-500 मीटर पैदल चल सकें, तो तब तक अब जो शहर की भीड़ी गलियां हैं, हर आदमी वहां तक पहुंच के वहीं गाड़ी सड़क पे खड़ी करके और फिर शॉपिंग करना चाहता है। बात करते हो दड़े पे गाड़ी चढ़ाते हैं, जबकि अगर वहां से गाड़ी बाई चांस तो टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो सब किसी को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि पार्किंग की बहुत कमी है, जो सबसे मेन एटीट्यूड का इशू है। सर, जींद शहर के लिए जो सीवरेज सिस्टम है वो काफी अधिकारी आए और दावे करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे ठीक नहीं हो पाई है। क्या 2023 में भी ऐसे जुगाड़ चलेगा या उसको ग्राउंड लेवल पे ठीक करने की कोई जरूरत? देखिए, सीवरेज सिस्टम है, कॉलोनियाँ बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंटल उसमें चेंज होते रहते हैं। अभी ये आज की व्यवस्था तो नहीं है, सीवरेज सिस्टम भी 30-40 साल पुराना है। उसके बाद शहर में कंस्ट्रक्शन भी हुए, और आप देखिए कि सरकार ने सिंसियरली एफर्ट्स किए हैं, चाहे स्टॉर्म वाटर को अलग करके और स्टॉर्म वाटर की लाइनें डालनी हो,
HSVP को अगर लगा है कि भाई उनकी कैपेसिटी चोक हो गई है तो उन्होंने एक नई लाइन डाली है। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस जो धीरे धीरे समय के साथ हमें चेंज लेने चाहिए वो हम लेते रहते हैं। अभी जो हैबतपुर गांव है हमारा, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महाग्राम में उस गांव की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। जो उस तरफ से HSVP के सेक्टर है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, उनकी भी सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। तो एक बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन विभाग है, सरकार है, उसके लिए रेस्पॉन्सिव है। जो ज़रूरत आती रहती है उस चीज़ में हम उसी हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। अभी नरवाना रोड पे भी 2 STP चालू हो जाएंगे, तो जो धीरे धीरे प्रेशर है वो रिलीज होगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाएगा कि एक व्यवस्थित, जैसे HSVP का है, HSVP की समस्या का समाधान अब हो जाएगा क्योंकि इनकी कैपेसिटी चोक हो गई थी, इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर ली। लेकिन जो नई कॉलोनियाँ कई बार जुड़ती रहती है वो एक प्लान्ड वे से उनका सीवरेज का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, वो जो ऑलरेडी व्यवस्था है उसी में ही अपना कनेक्शन कर देते हैं, तो वो कैपेसिटी ओवर रीच हो जाती है। अभी आप सब ने बताया जैसे हमारे यहाँ पे ज़िले में लगभग 137 कॉलोनियों का सर्वे हो रखा है। अब सरकार ने उनको समय दिया है कि आप अप्लाई कीजिए कि भाई हम आपका रेगुलराइज करें, क्योंकि जब हम उन कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे तभी वो हमारा प्लानिंग का हिस्सा बन पाएंगे, उनके लिए बजट का अवेलेबल। अभी तक एक भी कॉलोनी ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगर कल ही हम उनको अतिक्रमण मान के उन पे कार्रवाई करना शुरू करें तो फिर सब लोग इसी बात को कहेंगे कि जी सरकार हमारी उसके लिए वो नहीं। लेकिन उनको अब जब सरकार ने इतना फैसिलिटेट कर दिया है, उसके लिए योजना बना दी है कि आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब वो अप्लाई करेंगे, रेगुलराइज होंगे, तभी वो प्लानिंग का हिस्सा बन पाएंगे, बजट उनके लिए अलॉट हो पाएगा। तो उन सबको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब एक भी कॉलोनी ने अप्लाई नहीं किया तो ये बड़े दुख की बात है, फिर कार्रवाई होती है। इसमें प्रॉब्लम सर पता है जड़ में क्या है? जैसे मैंने कॉलोनी काट दी, मैंने 4 एकड़ ली, मैं काट के मैं चला गया यहाँ से, तो उसकी ना तो कोई लेकिन सरकार ने उसके बाद व्यवस्था दी है कि वो लोग अपनी RWA बनाएं और अपनी रजिस्टर्ड RWA के माध्यम से वो लोग अप्लाई करें। जब जाते हैं ना DTP ऑफिस में, उनके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार। वो अभी RWA के लिए तो 2 बार मैंने बता चुका है, एक रजिस्टर्ड। आप किसी बंदे को एक बार DTP ऑफिस में भेज दो, वो कान पकड़ लेगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। बट अगर आप मेरे को ये कहते हैं कि DTP ऑफिस में इस तरीके से नहीं हो पाया तो मैं एक कॉमन कैंप लगवा देता हूँ कि उस दिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी अवेलेबल रहेंगे और DTP के महकमे के लोग भी रहेंगे और लोग आए, RWA रजिस्टर होके आए। इंडिविजुअल जिस भी आदमी पे प्रेशर पड़ता है, जब उनका टूटने लगता है तो वो कहते हैं जी मैं तो अभी सारा डेवलपमेंट चार्ज देने को तैयार हूँ। लेकिन जो अप्लाई है, जो रूटीन प्रोसीजर है, कैंप लगाओ सर, आपको सफलता मिलेगी। मैं इस विषय में ना आप एक बार मोटिवेट करके अगर एक RWA भी ले आए तो मैं समझता हूं कि आज की हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका आपको भी 3 डेज मिले। हाँ, आप एक मैंने नहीं काट जी जो 20,000 BPL परिवार बने हमारे जिले में, जी, सरकार की योजनाओं का नतीजा है या बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी की तरफ भी इशारा है? अब ये तो जी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं, पत्रकार महोदय को ये रिसर्च करना, एक तो देखो इसमें क्राइटेरिया ये हो गया कि सरकार ने 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है, तो जो 60,000 का गैप है उसमें निश्चित तौर से बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे। बाकी ये किस वजह से है, इस पे कोई सोशल साइंटिस्ट को ये रिसर्च करनी पड़ेगी। इलेक्शन बाद ज़्यादा 0 ITR में भी आप अपात्र हो जाते हो योजना, इसमें भी ऐसा है क्या? नहीं, इसमें अगर आपका ITR, आप वो जो CBDT साइट है जी, उस पर अगर दिखा रहा है कि जी आपने भरा हुआ है और 1 से ज़्यादा भरा हुआ जी, तब आप तब घटेगा। जैसे किसान सम्मान निधि में अगर 0 ITR भी है तो भी आपका नाम स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। चलो मैं अब आखिरी आपको तो 12,000 जी मेरे पास एक आखिरी जो चीज है, हाँ बताइए जी। जैसे साहब, जैसे चंडीगढ़ जैसे शहरों में बड़े बड़े चौराहे हैं, तो झील में भी टांगरी मोड़ है, हांसी रोड पे टेंगरी, माफी चाहूंगा, टेंगरी मोड़ है, वहाँ बैरिकेड्स लगा के उस रोड को ब्लॉक किया गया है सर। तो क्यों ना उस प्रकार से उन, और वहाँ पुलिस की ही वो शेड लगे हुए हैं, अगर उन रोड को भी मतलब फंक्शनल कर दिया जाए तो एक अच्छा मैसेज आएगा सर। ये तो SP साहब की तरफ से है। और DC साहब से निवेदन ये है सर, 2023 जैसे ऑनलाइन ग्रीवेंस भी आते हैं आपके कैंप ऑफिस में ईमेल के थ्रू, उनको किस प्रकार से लोग घर बैठे अपने ग्रीवेंस का समाधान करा पाए, ऐसा निवेदन। देखिए, ग्रीवांस के लिए सरकार का एक अलग से पोर्टल है, CM विंडो है, उसके बाद अलग से जो
चीज़ें हैं उनके करने से, क्योंकि हम सब जो सबसे सही आज के दिन ग्रीवांस का कोई तरीका है तो वो सीएम विंडो है, वो फॉलोअप की जा रही है, कंसर्न विभाग उसमें रेस्पॉन्ड करते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक वो रहता है। बहुत सारे लोगों के निजी ग्रीवांस होते हैं, वो अपना इस तरीके से एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने डिप्टी कमिश्नर को ये कर दिया। उन सब के लिए, क्योंकि जो निर्धारित प्रक्रिया है उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल किसी की शिकायतों पे अलग अलग के ऊपर इस तरीके से करने लगेंगे तो जो हमारा फोकस है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा, टाइम उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसलिए हम उसको जो सीएम विंडो है उसको ठीक तरीके से करते रहते हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों से, क्योंकि ये नई साल है, हम सब भी नए रिजोल्यूशन लेते हैं, कोई 5 ऐसी चीज़ें आप लोग सुझाएंगे कि इन पे काम हो जाए, उन पे काम होना फिजिबल है और तो जी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब जो फिजिबल चीज़ें, आप सब लोग गणमान्य व्यक्ति हो और शहर में घूमते हो, आपको शहर की परेशानियों का, शहर के संसाधनों का, कितनी हमारी लिमिट्स क्या हैं, उन सब का पता है। तो अगर आप ऐसी कोई 5 चीज़ मेरे पाले में कोई ऐसी गेंदें डाल पाओ जो आपको लगे कि जी ये हो जाएं, इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना, बताओ जी। सर ट्रैफिक सिस्टम और इनक्रोचमेंट ये पैरेलल इशू है सर, चलो और ये फ्री में होने वाले हैं। ठीक है। और ये दोनों देखो अब एक चीज़ बता देता हूँ, कड़वी घूंट हमें ही पीनी पड़ती है हर बार। चाहे मैं आपको इस ज़िले में मैं बताता हूँ कि मुझे कब कब कठिनाई आई है। चाहे भिवानी रोड अंडरपास का मामला हो, मुझे स्टैंड लेना पड़ा दोनों तरफ से। चाहे शहर में जब हड़ताल हुई थी, हमने सफाई करवाने के लिए, हमें पता हमें कितनी रेजिडेंस, मैंने और एसपी साहब ने मिल के, तो हम तो ये वो है कि विष हमें ही पीना पड़ता है। तो नहीं, आपका उस तरीके से आए, लेकिन एनक्रोचमेंट और ट्रैफिक, और सर इसमें एक छोटी सी बात हो सकती है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सर किसी पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मुहिम चलाई सर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। पुलिस ने उनको 3 बार नोटिस आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल बड़ा अच्छा हुआ था। कुछ देर तो अलमता था, एक दो दिन, लेकिन सभी ने फिर बाद में बड़ा सराहा था उसको। देखिए आप सबने देखा होगा, एसपी साहब ने एक बहुत बढ़िया मुहिम चला के, जो भी ये बुलेट में पटाखे वाले थे उनको वो उसका इनको, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो पीसफुल हो गया ऐसा नहीं है, बट इन्होंने बड़ा मुहिम चला के, और वो हम सब के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए न्यूसेंस थी। लेकिन और सर हम उससे तब भी जब कुछ हुआ तब हम भी एसपी साहब की तरफ ही थे, उधर भी थे। तो आपको सही के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, पत्रकारिता वही है जो हम गलत हैं तो आप हमें भी कहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर अखबार में ऐसे छपता रहता है, मैं कहता हूं कि अगर हमें हमारी कमियां पता नहीं चलेगी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जो शरीर के अंदर अगर कोई व्याधि है, शरीर उसके अगर लक्षण नहीं बताएगा तो फिर वो तो नीचे नीचे बढ़ती चली जाएगी, फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी उसका सॉल्यूशन ही। तो पॉजिटिव जो पत्रकारिता है उसको मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि वो समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें सर जो भी आप सिवरेज के जो मेन होल है ना सर, बेस्ट ये कर सकते हो, चाहे जैसे होटल है ना, कहीं लगाएं सर। पार्किंग में चलो एक एनक्रोचमेंट और ट्रैफिक, अगला बताओ जी। सिवरेज के मेन होल है सर, गुहाना रोड भी नहीं बचा अपना कभी। वो आज सुबह डिस्कस हुआ है, उस पर आधा घंटा लगाया हमने काफी। लेकिन सर ये पर बड़ी चीजें बताओ आप। सर ये बहुत बड़ा इशू है वैसे, ये रिकॉर्ड में ना सर हर साल करोड़ों के अब बदल सर देते एक हैं। देखो ना, करोड़ों रुपए एक होटल वाला कमाता है और वो पार्किंग दे नहीं रहा, तो क्यों वो सरकारी जमीन पे थोड़ी पैसे कमा लेगा। अब सफीदो रोड पे एक होटल देखो, मैं नाम ले रहा हूँ, उमरा होटल के पास 3 गाड़ी नहीं पार्क कर सकते आप, और वो कमाता है कम से कम 10 लाख रुपए महीना, तो क्यों उसको एक बार प्रोविजन देख लेते हैं, अगर उनकी जरूरत होगी जरूरत होगी तो हम उसको एनफोर्स करवाएंगे। गुड़गांव देखोगे ना, जितने भी सबकी बेसमेंट में पार्किंग है। देखिए मैं इस बात पे तो नहीं जाऊंगा, गुड़गांव में भी पार्किंग के इश्यूज हैं, गुड़गांव में भी ट्रैफिक के इश्यूज है, हर शहर की एक अपनी समस्या है। वी कैन नॉट कंपेयर, मतलब कि जींद के क्या सॉल्यूशन है और हम अपने लोकल सॉल्यूशन ढूंढे। अगला बताइए जी। सर पार्कों की जो मेंटेन है उसकी व्यवस्था के लिए अगर आप किसी संगठन या जो होटल है या हॉस्पिटल है इनको देंगे तो बेटर संभाल लेंगे। नगर परिषद ये कंट्रोल हो पाएगा, सर ने चला रखा है वो तो पहले नगर परिषद से कंट्रोल नहीं। कोशिश की है हमने, पर अब जैसे लक्ष्य ग्रुप ने ले रखी बहुत अच्छी, एक वो कोशिश की है, 2-3 हम कर भी पाए, एक पीछे डॉक्टर साहब ने भी लिया था,
बट इसमें क्योंकि सिविल सोसाइटी का एक रोल रहता है, पॉजिटिवली आए, बहुत सारी हमारी ओल्ड एज जो सिटीजन्स हैं उनकी भी क्लब है, तो इसके लिए आप एक सारे मिलके पत्रकार बंधु सम्मेलन आयोजित करो, हम भी आएंगे, वो भी आएंगे और वहीं सॉल्यूशन करवा देंगे। एक सर तो बड़ी बैठ है सामने वाली, ये उजड़ी हुई है पहले बहुत। इसका मैंने एक बजट अप्रूव किया है, इसमें बेसिकली जो रिपेयर है वो हो जाएगी। देखिए, लोन मेंटेन करना एक महंगा शौक है। आप ये चाहो कि नगर परिषद वैसा बिल्कुल कर पाए, मुश्किल है। वो ये हो सकता है कि घास काट देंगे, थोड़ा काम कर देंगे, साफ सफाई हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें मेंटेन करने वाली हैं उसमें जब तक लेवल करके दे सकते हैं। हाँ, वो हम तैयार हैं। जो भी आने हैं, हमारे यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बैंक हैं, उन सब को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ये जो ग्रीन स्पेस है हमारे शहर का, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक आप भी ले लो, सारे मिलके ले लो, पत्रकार जो संघ है, कम से कम एक 100 बाई 50 का तो ले लो एटलीस्ट आप। एक पार्क है ना, आईयूसी ने अडॉप्ट की हुई है एसपी साहब के रेजिडेंस से, जो सफेद रोड पे जाती है, जिसपे अभी सीवरेज की लाइन चली है लेफ्ट साइड में। उस पार्क को उन्होंने आज तक लिए बोर्ड लगा दिया अडॉप्टेड बाई आईयूसी, उसमें कभी उन्होंने आज तक देखी नहीं हमारी पार्क। अब बोर्ड देखो, उस पे लिखा हुआ है अडॉप्टेड बाई आईयूसी। चलो कोशिश करते हैं, एक हम जिला प्रशासन मिलके लेते हैं, एक आप लो, फिर एक फेयर कंपटीशन करते हैं कि कौन ज़्यादा बढ़िया मेंटेन कर रहा है। नहीं, संसाधनों वाली बात नहीं कर रहे हैं, संसाधनों वाली बात नहीं कर रहे, वो तो पत्रकार को ये पॉजिटिव प्रेस के नाम की तरह जेल की प्रेस खासकर एसपी साहब जो है ना, ऐसा है हम एक चुरा मेंटेन कर करेंगे बढ़िया वाला। एसपी साहब ने करा क्या, वो नहीं छपेंगे। ऐसा कर क्या रखा है वो तो बताओ। देखो ना आप, ये रोड आपके के बाद। हाँ जी, बोलो जी, आप बोलो। चलो, सावड़ा जी, एक जो एग्रीडेशन पॉलिसी है सरकार की तरफ, उसमें बड़ी दिखते हैं, पत्रकार बहुत परेशान रहते हैं एग्रीडेशन के लिए। मीडिया सेंटर में सुनेंगे सामने शिकायतें, तो उसके लिए क्या है कुछ सर? एक आप बात रखते हैं? पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ पे सड़क बन रही है, सारे व्हीकल बाजार की तरफ से डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कल भी देखा कोई पुलिस वाला नहीं था। पुरानी अनाज मंडी की तरफ। अच्छा, चलो मैं वो करवा देता हूँ। वो सारा व्हीकल उधर एक्रीडेशन आज भेजता हूँ। बात ये मैं बता दूँ आपको, जींद जिले में जितनी एक्रीडेशन है डीपीआर साहब पास में बैठे हैं, कोई हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं है। उसको ऑनलाइन पोर्टल पे किया हमने। आपके यहाँ से जितने हमारे केस हैं इसके पेंशन के रिलेटेड, एक केस पेंडिंग था अलावत जी का, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है वहाँ से हमारे हेड ऑफिस से। और इसके अलावा जिसका आयुष्मान का मामला था, बहुत से पत्रकार पूछते हैं कि आयुष्मान में हम शामिल हैं, नहीं है, जो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जिनकी एक्रीडेशन है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया बाकी जो बचते हैं उनको आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। उसके कार्ड तो इशू नहीं हो रहे भाई साहब? नहीं, कुछ लोगों के हमने इशू किए हैं पंचकुला में, कुछ लोगों के किए जिनकी एक्रीडेशन है। यहाँ वाला भी आप टेकअप करके और एक बार करवा दें। बता, इसके ऊपर भी कर रहे हैं हम लोग। चलो, और कोई, बस उम्मीद है कि इसी तरीके से बैठ के चाय पीते रहे। एक और नोट करवा देता हूँ। 5 होगी, दो फिर के लिए भी रख लो या तो। चलो बता दो, कोई बात नहीं। डीसी एसपी इतनी देर आपके साथ बैठे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। दूसरा सभी दुकानदारों को थोड़ा सा टाइट कर दे। वो क्या करते हैं, सुबह सफाई करके कूड़ा सड़कों पे डाल देते हैं सर। नगर परिषद अपनी शिद्दत से ड्यूटी नहीं करती, थोड़ा टाइट करें, सफाई रहेगी। चलो, टाइट होते ही फिर वो है टाइट हो जाएगी। नहीं, हम देखो सामंजस्य से बढ़िया कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ज्यादा टाइट करते विधायक जी के पास चले जाएंगे तो डीसी साहब आप ज्यादा टाइट कर देते हो।